कर लीजिए, उसके अंदर एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 राशियां और 9 प्लैनेट्स का गेम है। ठीक है, तो यहां पर भी 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लैनेट है। अब की वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहानी कहां से शुरू हुई थी, हम केवल आज कहानी पढ़ेंगे केवल, कि केपी एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है और उसके अंदर किन किन पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। कहानी ये शुरू हुई थी, आप में से जिसने भी पाराशरी की होगी। पाराशरी से प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं वर्ड बोल रहा हूं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पाराशरी से ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ना इस पीढ़ी में ना पिछली पीढ़ी में, जो ये कहते हैं कि मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा। उससे केवल प्रयास किया जा सकता है, मगर आप सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच सकते। तो सर्टेनिटी तक पहुंचने के लिए जो कृष्णमूर्ति जी थे, वो एक बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर थे अपने आप में। वो देखते थे कि पाराशरी से ना तो इवेंट टाइम होते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है। कितनी कॉम्प्लिकेसी देखिए, प्लेनेट को उच्च का मान लेते हैं, प्लेनेट को नीच का मान लेते हैं, प्लेनेट के डिविजनल चार्ट में पहुंच जाते हैं, फिर प्लेनेट की शत्रु राशि आ जाती है, फिर कोई कंजंक्शन मान लिया, फिर कोई एस्पेक्ट मान लिया। हम कहते हैं इस तरीके से अच्छा है, उस तरीके से बुरा है, 6 8 12 भाव हो गए। मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि उनको कोरिलेट करना एक नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो कोरिलेट नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया। केपी एस्ट्रोलॉजी का मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि आप बाद में पूछोगे। यहां ना कोई ग्रह उच्च का होगा, ना कोई ग्रह नीच का होगा, ना कोई 6 8 12 भाव होंगे, ग्रह के हिसाब से कोई भाव नहीं होंगे, हम बताएंगे सिग्निफिकेशंस में। ना कोई रेट्रो होगा आपका। रेट्रो प्लेनेट का क्या कंसेप्ट है, आपको जो 9 प्लेनेट है उसमें आपको मालूम होगा कि सभी प्लेनेट एक्चुअली कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिसको हम जोडिएक बोलते हैं या बचक्र बोलते हैं। स्काई के अंदर आपकी 12 राशियां, राशियां क्या है, वो आपका तारों का झुंड है। कुछ एक तारे मिलकर सर्टेन शेप बनाते हैं, उन्हें हम राशियां बोलते हैं। तो हिंदी में उनके अलग अलग नाम है। आपको किसी को यदि इनसे रिलेटेड भी नहीं पता हो तो वो मुझे बता देगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सबको ये चीजें बेसिक पता है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं कि आपका एरी साइन है, तो आपका एरी साइन के बाद टॉरस आता है। तो ये जो प्लेनेट है, ये पूरे बचक्र में लगातार सारे चलते रहते हैं, और चलते रहते हैं उसे हम बोलते हैं गोचर, भ्रमण या ट्रांजिट। कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब कंटिन्यू चलते रहते हैं तो एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, तो जिस समय पर उस व्यक्ति का जन्म होता है, तो जो आपका स्टार, वो प्लेनेट जिस भी राशि के आसपास होता है, जिस भी राशि में चल रहा होता है, उनको हम उस जगह पर ले लेते हैं। हम उस समय पर ब्रह्मांड का या स्काई का एक फोटोग्राफ ले लेते हैं, और जो फोटोग्राफ बनता है उसे हम आपकी जन्म कुंडली मानकर चलते हैं। वो फोटोग्राफ जन्म कुंडली होती है। उस जन्म कुंडली में उस समय पर जब आपका जन्म हुआ, जो प्लेनेट जिस राशि में था, जिस स्थिति में था, वहां पर उसको रखकर आप एक कुंडली बना लेते हो, और उस कुंडली को हमारी हम जन्म कुंडली बोलते हैं। ये आपका फोटोग्राफ है, जो कि पिछले जन्म से हम लेकर आते हैं। अब ये फोटोग्राफ जो हमने ले लिया वो स्थिर हो गया। इस फोटोग्राफ के अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लेनेट रेट्रो नहीं होता, और मेरा भी ये मानना है कोई उसमें कोई रेट्रो नहीं होता। वहां पर जो भी प्लेनेट है वो स्थिर हो गया। एक बार आपने जो फोटो लिया उसमें कोई चल तो रहा नहीं है, जो जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति के अंदर आपके सारे के सारे 9 प्लेनेट्स को हम रख देते हैं। कुंडली हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए। कुंडली बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका असेंडेंट। हमें असेंडेंट डिसाइड करना पड़ता है, जिसे हम लग्न बोलते हैं। अब लग्न के बेस पर आपकी सारी की सारी कुंडली डिसाइड होगी। आपका असेंडेंट कौन है, उसके बेसिस पर आप अलग अलग भावों के अंदर राशियां रखोगे। जो आपकी असेंडेंट है, असेंडेंट कौन सा होता है, देखिए, अर्थ कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। जो हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, कंसेप्चुअली ये गलत है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कंसेप्चुअली करेक्ट है, क्योंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी बनाई गई थी तब पता ही नहीं था कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और सन आपका स्टेशनरी है। उस समय पर यह माना जाता था, ये जियो स्टेशनरी सिस्टम पर बेस्ड है, कि अर्थ स्टेशनरी है और ये सारे के सारे प्लेनेट अर्थ के ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें सूर्य को भी एक प्लेनेट मान लिया गया, चंद्रमा को भी एक प्लेनेट मान लिया गया, जबकि चंद्रमा कोई प्लेनेट नहीं है, ये उपग्रह है। यहां पर इन्हें जो नाम दिया गया था वो ग्रह नाम दिया गया था। और ग्रह किन्हें कहा गया था, जो भी आपके प्लेनेट आपके ऊपर असर डालते हैं। इंसान के ऊपर जो भी
आपके सेलेस्टियल बॉडीज असर डालती हैं, उन्हें नाम ग्रह दे दिया गया। प्लेनेट नाम गलत है जो हम इंग्लिश में इंटरप्रेट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट यूज नहीं होते, ग्रह यूज होते हैं। ग्रह क्यों कौन होता है? जो आपकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर असर डालते हो वो ग्रह होते हैं। जैसे आप चंद्रमा देखते हो, मून, मून का असर हम देखते हैं ना, ज्वार भाटा आप देखते हो, पानी के ओशियन के अंदर आपका अप एंड डाउन होता है वाटर, तो वो सब साफ साफ दिखाई देता है। तो वो जब वो पानी पर असर डाल रहा है तो जो यहाँ पर और लिविंग थिंग्स हैं उन पर भी असर डाल ही रहे ना, डेफिनेटली। तो जो भी ग्रह आप पर असर डालते हैं, अब देखिए राहु और केतु दो चीज है, वो कोई बॉडी नहीं है, दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज। वो आपके दो एक्लिप्टिव है जो आपका, जिसमें मून रिवॉल्व करता है और एक्चुअली प्रैक्टिकली तो अर्थ रिवॉल्व करती है। वहां पर हम मान के चलते हैं सन रिवॉल्व कर रहा है, हाइपोथेटिकल है, सन रिवॉल्व नहीं करता। वो दोनों जिन जगहों पर कट करते हैं उनका जो भी पाथ है, वो उन पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? राहु एंड केतु बोल देते हैं। तो राहु केतु कुछ भी ग्रह नहीं है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल दो पॉइंट है। मगर उनका भी असर होता है, जो ये प्लेनेट है इन पर असर डालता है वो हमसे ज्यादा। हमारे ऊपर नहीं डालता, वो किन पर डालता है? जो प्लेनेट उसके उनके आसपास आते हैं, इसलिए उनको कोई राशि नहीं दी गई है, उनको कोई लॉर्डशिप नहीं दी गई है। राहु केतु की कोई लॉर्डशिप नहीं होती, उनकी कोई राशि नहीं होती, उनका कोई उच्च नीच नहीं होता, उनका कोई एस्पेक्ट नहीं होता। हालांकि ये एक इसमें विवाद है, कुछ लोग मानते हैं, मगर हम यहां पर उसको मान के चलेंगे कि उनकी कोई राशि नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई आपका किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं होती। वो केवल दो बिंदु है, और वो बिंदु बाकी ग्रहों से ऑलवेज अपोजिट चलते हैं। बाकी ग्रह सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे आपका कुंडली के अंदर कोई ग्रह वन साइन में है, वन के बाद टू साइन में जाएगा, टू के बाद थ्री साइन में जाएगा, थ्री के बाद फोर, एंड इन दिस वे प्लेनेट नॉर्मली मूव करते हैं। मगर राहु और केतु का उल्टा होता है, वो टू से वन में जाएगा और वन से 12 में जाएगा। राहु केतु को आपने सुना होगा रेट्रोगेट। रेट्रोगेट नहीं मानता मैं, रेट्रोगेट मोशन नहीं है राहु केतु की, मैं उसे रिवर्स मोशन बोलता हूं। विपरीत दिशा में मूव करता है। रेट्रोगेशन उसके लिए यूज होता है जो सीधा चलते हुए वापस जा रहा है, मतलब अपनी खुद की गति को बदल रहा है। जो उल्टा चलता हुआ दिखता है उसे रेट्रोगेट टर्म यूज की गई है, वक्री। मगर राहु केतु उल्टे चलते ही हमेशा उल्टे हैं, इसलिए उनकी मोशन को हम नाम देंगे, वो विपरीत गति में आपकी विपरीत डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसे हम वक्री मोशन नाम दिया गया है। कैसे? मगर कृष्णा मूर्ति पद्धति में ना ही उनको वक्री बोलते हैं, और वो किसी में भी वक्री नहीं होते, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, बाकी ग्रहों से अपोजिट चलते हैं। और कोई ग्रह उस डायरेक्शन में चलता ही नहीं है, ध्यान रखना। जो आपको जिसे रेट्रोगेट बोलते जरूर हो, वो भी रेट्रोगेट नहीं होता, वो भी सीधा ही चल रहा होता है। मगर हमें वो ड्यू टू रिलेटिव मोशन वो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे हम जब भी दो ट्रेनों में चल रहे होते हैं, आपने सब में ट्रेन में सफर किया होगा, तो ट्रेन में हम चल रहे होते हैं, हमारी ट्रेन सपोज फास्ट मूविंग है, बगल वाली स्लो मूविंग है, जहां वो भी आगे रही है मगर वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी, कि वो पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं। सिमिलर वे में जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी ड्यू टू रिलेटिव मोशन आपको पीछे की डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता, सभी प्लैनेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं उन्हें, उनकी मोशन को हम रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं। मैं डायग्राम से अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, मैंने अभी यहां तक जो भी बताया है इसको सारे को डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। केपी और बाकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चार्ट से मैं एक्सप्लेन करता हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। देखिए बेसिक फंडामेंटल है आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का, कि एवरी प्लेनेट, इसको स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। जो पाराशर एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग नक्षत्र को यूटिलाइज करते हैं, वो एक्चुअली यहीं से उठाया गया है।
स्टेलर एस्ट्रोलॉजी पहले नक्षत्र को और उस तरीके से यूज नहीं करते थे, अब लोग काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि एवरी प्लेनेट ड्यूरिंग इट्स दशा एंड अंतरदशा, ड्यूरिंग इट्स दशा एंड अंतरदशा gives result of its नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी जिसे हम बोलते हैं, और जिसे हम स्टार लॉर्ड बोलेंगे। यहां पर ये टर्म बहुत बार यूज करेंगे हम, कम से कम 1000 बार टर्म आएगी ये। तो नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड कैसे निकालते हैं वो भी सारी चीज मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा बताने की। यहां पर मैं इसको सपोज मान लेता हूं कि ये आपकी एरीज लगने की कुंडली है। वीनस यहां पर बैठा हुआ है। पाराशरी के स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि वीनस किन के रिजल्ट देगा अब वीनस की दशा में। वो पाराशरी का स्टूडेंट कहेगा जी वीनस आपका इस कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो वो रिजल्ट देगा सेकंड हाउस के, 7th हाउस के, 4th हाउस में बैठा हुआ है तो वो कह देंगे 4th हाउस में के रिजल्ट देगा, और एस्पेक्ट भी मान लेते हो तो कह देगा 10th हाउस के रिजल्ट देगा, पर इन जनरल 274 के रिजल्ट वो देगा, ऐसा कहेंगे हम। मगर अभी ये वीनस यहाँ पर 4th साइन में बैठा हुआ है, कैंसर साइन में। सपोज मैं वीनस की यहाँ पर डिग्री ले लेता हूं कैंसर साइन के अंदर, लेट इट इज एट 3 डिग्री और 2 डिग्री पर वीनस बैठा हुआ है। जिसको नक्षत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको अंदाजे से बता देता हूँ। कैंसर में जब 2 डिग्री पर होता है तो आपका जो नक्षत्र आता है वो पुनर्वसु नक्षत्र आता है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पुनर्वसु नक्षत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है वो जुपिटर होता है, उसका लॉर्ड जो होता है दैट इज जुपिटर। तो यदि मैं वीनस का यहां पर नक्षत्र लॉर्ड वर्ड बोलूं तो वो जुपिटर बोलना पड़ेगा मुझे। मतलब जिस भी नक्षत्र में बैठा है उसके लॉर्ड को हम नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड बोलेंगे। तो यहां पर जो वीनस की दशा आएगी तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि एवरी प्लेनेट ड्यूरिंग इट्स दशा एंड एडी गिव्स रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड, मतलब नक्षत्र लॉर्ड के भावों के रिजल्ट देगा। नक्षत्र लॉर्ड यहां पर कौन हो गया, इट इज जुपिटर, तो जुपिटर के रिजल्ट देगा। लेट जुपिटर इज प्लेस्ड इन द लग्न, तो ये रिजल्ट देगा आपको। वीनस अपनी दशा में, जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, इट इज लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, सो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ 1, 12, और लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न के रिजल्ट देगा, एस्पेक्ट वगैरह से और भी रिजल्ट देगा, तो ये रिजल्ट देगा। अब ये रिजल्ट देखिए, कहानी पूरी पलट चुकी है। अपने भी भावों के रिजल्ट मिलते हैं मगर कमजोर मिलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है। कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतरदशा में खुद के भावों के रिजल्ट तो बाद में देगा, बहुत वीकर देगा, मगर मेनली रिजल्ट वो देगा जिन्हें हम कहेंगे आपको प्रीडोमिनेटली, मतलब आपको जो विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, वो रिजल्ट होंगे उसके नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड के भावों के। जैसे यहां पर वीनस की जब दशा आई तो जो पाराशरी का स्टूडेंट एक्सपेक्ट करेगा रिजल्ट ऑफ सेकंड हाउस, रिजल्ट ऑफ द 7th हाउस एंड रिजल्ट ऑफ द 4th हाउस, मगर केपी का स्टूडेंट एक्सपेक्ट करेगा इट विल गिव मेनली रिजल्ट ऑफ द लग्न, रिजल्ट ऑफ द 9th हाउस एंड रिजल्ट ऑफ द 12th हाउस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द अप्रोच ऑफ द पाराशरी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। हालांकि आगे जाके इनको हम कंबाइन कर देंगे, तो अभी ये केवल समझने की जरूरत है दिस द डिफरेंस कि स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देता है। अब नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देता है तो यहां पर नक्षत्र स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक और टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस नक्षत्र स्वामी को हम स्टार लॉर्ड बोलते हैं।
और एक और टर्म आएगी यहाँ पर स्टार लॉर्ड को भी यहाँ पर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, अभी मैं समझा दूंगा। उसको हम सब बोलते हैं और उसके स्वामी को सब लॉर्ड बोलेंगे। ये सारी टर्म पर अभी आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मैं वन बाई वन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा बाय नोइंग दिस, कि आपको इसमें अधिकतर चीजें आती हैं। और मैंने एक दो वीडियोस भी अपलोड किए थे, तो वो आप लोगों में कुछ लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से हम बिगिन हो जाते हैं। ये आपकी एक कुंडली है। कुंडली के अंदर यहाँ पर टोटल 12 भाव होते हैं। इसको हम फर्स्ट भाव या असेंडेंट ऑलवेज यही लिखा जाता है। ये सेकंड भाव है, थर्ड भाव है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा हमारी जो नॉर्थ इंडियन कुंडली होती है उसके अंदर फिक्स होते हैं। साउथ इंडियन कुंडली के अंदर लग्न फिक्स होती है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। वहां पर भाव फिक्स नहीं होते, भाव बदलते हैं, इसके अंदर भाव फिक्स हैं। अब भाव के अंदर जो आपकी राशि रखी जाती है, इनमें लिखी जो होती है कुंडली के अंदर, वो राशियां लिखी होती हैं। भाव नहीं लिखे होते हैं, वो ऑब्वियस होते हैं, हमें पता होते हैं पहला भाव है, दूसरा है। अब राशियां किस तरीके से लिखी जाएंगी, तो जो सबसे पहले भाव के अंदर लिखा जाता है असेंडेंट, और जिसे हम लग्न बोलते हैं। असेंडेंट जो भी होगा आपका, वो अभी मैं बताऊंगा डिफाइन कैसे करते हैं। पहले भाव के अंदर असेंडेंट की जो भी वो होगी आपकी राशि, वो लिख दी जाती है, और इसके बाद हम ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सपोज जब जन्म हुआ व्यक्ति का, उस समय पर आपका असेंडेंट 6 था, कन्या था या वर्गो था, तो यहां पर हम 6 लिख देंगे, और 7, 8, 9, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वहां पर राशियों को लिखते चले जाते हैं। असेंडेंट में अभी डिफाइन करूंगा। ये जो मैंने आपको बचक्र या जोड़ियक बताया था, उसकी ये पिक्चर ली हुई है स्काई की। ये सोलर सिस्टम है, ये सन यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये अर्थ इसके अराउंड आपको पता है रिवॉल्व होती है, घूमती है। दो तरीके की मोशन होती है अर्थ की, एक होती है ऑर्बिटल मोशन, एक होती है स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन का मतलब यहां से लगातार इस तरीके से चलती चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल मोशन। और वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसे बोलते हैं स्पिन मोशन। तो अपने एक्सिस पर आपको मालूम है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, जिसमें दिन और रात्रि हो जाते हैं, और पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करती है 365 डेज में, जो आप सभी जानते हो। मतलब यहां से चलकर ये वापस उसी जगह पर आ जाएगी, दैट विल मीन 365 डेज, और 24 घंटे में वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। ये आपका जोडियक सिस्टम फिक्स है। यहाँ पर ये एरीज साइन है स्काई के अंदर, यहाँ पर टॉरस साइन है, यहाँ पर जेमिनी साइन है, कैंसर एंड सो ऑन। अब आपके सभी प्लेनेट क्या होता है लगातार, ये आपका यहाँ पर यदि मैं एक लाइन बनाऊं जिसे बोलते हैं इक्वेटर, एक लाइन इससे बना दूं, हालांकि ये बचक्र है, ये एक अपना आप में एक सर्कल होगा, तो इससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे 18 डिग्री के पोर्शन में सभी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं आपके, वो वहीं पर होंगे। इससे यदि मैं एक लाइन बना देता हूं, तो आप एक दूसरी लाइन बनाऊं 9 डिग्री पे, तो उस 9 डिग्री के रीजन के अंदर सभी के सभी प्लेनेट होते हैं, और वो लगातार इस तरीके से चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। अब चलते रहते हैं, तो कोई भी प्लेनेट पहले एरीज साइन में आएगा, इसके बाद वो यहाँ टॉरस साइन में चला जाएगा। ऐसे मान के चलिए ये सारे आपके सिटीज हैं, और आपकी ट्रेन चलती चली जा रही है, वो प्लेनेट है। तो ट्रेन कैसे चलेगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैप्रिकॉन में आएगी, इसके बाद एक्वेरियस में आएगी, फिर पाइसेस में आएगी। पाइसेस की जगह फिक्स है, एरीज की जगह फिक्स है, टॉरस की जगह फिक्स है, जेमिनी की जगह फिक्स है। ये स्टार कहीं नहीं मूव होते, सब स्थिर हैं स्काई के अंदर। और मगर आपके प्लेनेट मूव करते रहते हैं अराउंड द सन, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, कैप्रिकॉन, पाइसेस, फिर एरीज में, टॉरस में। ऐसे सभी प्लेनेट जब आपका जन्म होता है, तो वो किसी न किसी राशि के अंदर मौजूद होते हैं, और जिस राशि में मौजूद होते हैं उसी राशि को हम, उस राशि में जो भी मैंने चार्ट बनाया था वहां पर उस प्लेनेट को रख देते हैं। इस तरीके से हमारी कुंडली फॉर्म होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डिसाइड करना होता है व्हाट इज असेंडेंट। तो असेंडेंट डिसाइड करने के लिए क्या होता है, ये आपका ईस्टर्न ओरिजन होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन। तो ईस्टर्न ओरिजन पर जब हमारी अर्थ रोटेट करती है लगातार, अर्थ रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि ये आपकी सभी की सभी 12 राशियां ऊपर की तरफ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपकी दिखाई देती हैं। सपोज कैप्रिकॉन अभी राइट नाउ दिखाई दे रही है, तो थोड़ी देर में अर्थ रोटेट करेगी और कैप्रिकॉन नीचे चली जाएगी, उसे एक्वेरियस दिखने लग जाएगी।
फिर वो रोटेट करती रहेगी, अर्थ और एक्वेरियस थोड़ा नीचे चली जाएगी और ईस्टर्न डायरेक्शन में। अर्थ की ईस्टर्न डायरेक्शन फिक्स है, सपोज दिस इज द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ अर्थ। इस समय पर कैप्रिकॉन दिख रही है, मगर ये अर्थ तो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो थोड़ी देर में ईस्टर्न डायरेक्शन यहाँ चली जाएगी, अब इससे वहां से एक्वेरियस दिखाई देगी और थोड़ी देर में पाइसेस दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपका ईस्टर्न ओरिजन पर जो राशि राइज कर रही होती है, दिखाई दे रही होती है, वो लगातार आपकी बदलती रहती है। कैप्रिकॉन दिखाई देगी, एक्वेरियस, ऑर्डर यही होता है, ऑर्डर नहीं बदलता। कैप्रिकॉन आएगी, एक्वेरियस आएगी, पाइसेस आएगी, एरीज आएगी, टॉरस आएगी, और अलग अलग दिन अलग अलग राशियां दिखाई देती हैं। एक दिन में 24 घंटे में सारी की सारे 12 राशियां आपके ईस्टर्न ओरिजन पर आपको दिखाई देंगी, क्योंकि अर्थ पूरा रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो सारी की सारी 12 राशियां आपकी राइज होंगी, और एक राशि करीब करीब एवरेज 2 घंटे के लिए राइज करती है, दिखाई देती रहती है। 2 घंटे के बाद वो राशि डिसअपियर हो जाती है और आपको अगली राशि दिखाई देगी, वो भी एवरेज 2 घंटे के लिए दिखाई देगी। जो मैं 2 घंटे का वर्ड बोल रहा हूं, 2 आवर, इसको अप्रोक्सीमेट एवरेज बोल रहा हूं मैं। ये इट कैन बी 1.5 आवर, 90 मिनट में भी कई बार राशि डिसअपियर हो जाती हैं, और कई राशियां आपकी 150 मिनट तक भी रहती हैं, 2.5 घंटे तक भी रहती हैं। उसमें हम जाएंगे नहीं। वो आपका लो एंड हाई असेंशन की राशियां होती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में अलग अलग बिहेव करती हैं, यहां पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मगर एवरेज टाइम क्या होगा आपका, 2 आवर होगा, क्योंकि सारी की सारी 12 साइन आपके राइज करेंगे आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में। सभी साइन, क्योंकि अर्थ रोटेट करके हर डायरेक्शन में जाती है, तो ये सभी की सभी राशियां ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको 24 घंटे के अंदर दिखाई देंगी। सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सारी की सारी 12 लग्न राइज होती हैं। तो जब व्यक्ति का जन्म हुआ, सपोज उस समय पर ईस्टर्न ओरिजन पर पाइसेस राइज कर रही थी, तो हम इस कुंडली को बनाएंगे तो इसमें पाइसेस लिख देंगे 12, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज असेंडेंट, हाउ टू डिसाइड असेंडेंट? आपके ईस्टर्न ओरिजन पर जो भी राशि ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी, उस पर्टिकुलर समय पर जब व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उस पर्टिकुलर चीज को हम उसका असेंडेंट बोलेंगे। जो भी राशि राइज कर रही होगी, उसके बेस पर उसकी पूरी कुंडली प्रिपेयर होगी, और इसके बाद वो राशि तो राइज होगी, और प्लेनेट उस समय पर जब जन्म हुआ, जो प्लेनेट इनमें से जिस भी राशि में था, उसे हम इस जन्म कुंडली के राशियां रख देंगे। पहले तो जैसे सपोज आपका असेंडेंट 6 राइज हो रहा था जन्म के समय, तो 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, और ऐसे सभी को प्लेस कर दिया। और जो प्लेनेट उस समय पर जिस भी राशि के अंदर था, जैसे आज की डेट में सैटर्न 12 साइन में है, आज जब जन्म हुआ और ये वर्गो थी, तो सैटर्न को 12 में रख देंगे, और इसी तरीके से जुपिटर को 4 साइन में रख देंगे, क्योंकि आज की डेट में जुपिटर 4 साइन में, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो कुंडली बनती है उसे हम नेटिव की जन्म कुंडली या राशि चार्ट बोलते हैं, लग्न चार्ट बोलते हैं। यहां पर इसको ध्यान रखना है, राशि चार्ट, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम केपी चार्ट बोलते हैं। तो यह राशि चार्ट किस तरीके से बनता है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। तो ये यहां पर दिया हुआ है, जोडिएक इज एन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ अबाउट 9 डिग्री नॉर्थ एंड 9 डिग्री साउथ एंड सर्कलिंग द हेवंस विद इन विच और ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर मूवमेंट। सभी प्लैनेट आते हैं, ये आपका जोडिएक सिस्टम है, उसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं। ये वही जोडिएक सिस्टम फिर से है। इसी तरीके से ये मैंने आपको असेंडेंट किस तरीके से राइज होता है वो मैंने आपको बचक्र के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफली। ये सभी राशियां हैं। इन राशियों का आपके सभी, आपको मालूम है, सभी राशियों के एक सिंबल होते हैं और सभी राशियों के लॉर्ड होते हैं। होपफुली वो आपको सबको पता होंगे, सभी राशियों के सिंबल है। नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आपके मेष से लेकर आपके मीन राशियों के इनके जो भी सिंबल है यहाँ पर। ये अलग अलग असेंडेंट की कुंडली है, सपोज 2 राइज हो रहा है तो हम इस कुंडली को किस तरीके से बताएंगे। ये बिल्कुल जिन्हें बेसिक नॉलेज है, स्टार्टिंग में किसी ने कहा था तो उनके हिसाब से मैंने ये बताया कि सपोज आपका उस समय पर असेंडेंट 1 राइज हो रहा है तो कुछ देर बाद इस तरीके से कुंडली बनेगी। पहले वहां में 1 लिख देंगे, फिर 2 3 4 और इस तरीके से आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। अब आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका बचक्र जो होता है 360 डिग्री का होता है। इसे हम प्लेन ऑफ पेपर पे बनाएंगे तो एक सर्किल की फॉर्म में बनाएंगे। अब एक सर्किल में यदि 12 बराबर बराबर हिस्से बनाना है तो सर्किल पर सेंटर में टोटल 360 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 डिग्री के एंगल को हम एक लाइनों से 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट पर सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा।
तो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। राशि का एंगल आप किसी भी टेक्निक से जाइएगा 30 डिग्री का होगा। राशियों की जो शुरुआत मानी जाती है वो ऑलवेज आपका मेष राशि या एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज की जो शुरुआत होती है उसे 0 डिग्री बोलते हैं। इस तरीके से ये आपका टोटल जो जोडिएक है या बचक्र है उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन ऑफ पेपर पर, और क्योंकि वो ब्रह्मांड में भी एक स्फेरिकल शेप में ही होता है, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और सर्कल से रिप्रेजेंट करके इसको हम 12 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट के हिस्से में जो आएगा वो 30 डिग्री का पोर्शन आएगा। तो यहाँ पर हर राशि 30 डिग्री का कवर करती है, 30 डिग्री की हर राशि होती है। तो देखिए डिवीजन ऑफ जोडिएक इन 12 राशि इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इस जगह पर ये मैंने सभी के सिंबल्स भी बनाए हुए हैं कि आपका लाइक मेष राशि है तो इट इज ए जो आपका मेंढा होता है उसकी तरह है, ये आपका वृष राशि है जो कि बुल की तरह होती है, ऐसे ही मिथुन राशि है, 2 गर्ल्स हैं। कैंसर राशि है वो आपका क्रैब की तरह होती है, सिंह राशि एक शेर की तरह होती है, कन्या राशि कन्या की तरह होती है, और इस तरीके से है ये। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा राशियों के करेक्टरिस्टिक हम यूटिलाइज करते नहीं है। एज वी नो दैट मैथमेटिक्स एक सर्कल इज ऑफ 360 डिग्रीज, सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब सर्कल को हम 12 हिस्सों में बराबर में डिवाइड करेंगे तो हर एक हिस्से में 30 डिग्री का हिस्सा आएगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, और उसे हम बोल देते हैं एक राशि। सो इस डिवीजन को इसके अंदर हम राशि बोलेंगे। एक हर राशि के यहाँ पर प्लेनेट होता है, और वो प्लेनेट भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसी को मैंने एक दूसरे सर्कल में समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आपका बचक्र है, जोडिएक है। जोडिएक की शुरुआत ऑलवेज एरीज साइन से शुरू की जाती है 0 डिग्री से। अब यहां से हम 30 डिग्री के हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होगा, दूसरे हिस्से पर 60 डिग्री कंप्लीट होगा, तीसरे पे 90, चौथे पे 120, और ऐसे मैंने इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो 0 से 30 डिग्री के बीच में यदि कोई भी प्लेनेट होगा उसे हम एरीज साइन में मानेंगे। अब 30 से 60 डिग्री के बीच में कोई भी प्लेनेट होगा तो टॉरस साइन में मानेंगे। अभी तक तो अब जनरली आप लोग ऐसा पढ़ते नहीं थे, अधिकतर लोग आपको कुंडली में लिखा ही होता था कि ये टॉरस में 12 डिग्री पर है, मगर अब आपको हो सकता है 42 डिग्री लिखा हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस राशि में होगा। ये आपकी एक नई चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। अभी तक आप जो कुंडली में देखते हैं तो प्लेनेट एक राशि में बैठा होता है, उसकी डिग्री लिखी होती है, आप बता दे तो ये इस राशि में है, मगर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा। देखिए आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि प्लेनेट कोई भी सपोज सन, टोटल उसकी डिग्री दे दी 123, 123 डिग्री दे दी। तो इसको मैं आपको वैसे समझाना बता देता हूं। 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो 30 की टेबल हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका 4 राशियां पूरी कर चुका है 120 डिग्री, और 5वीं राशि में 3 डिग्री होगा, फिफ्थ साइन में 3 डिग्री होगा, क्योंकि 120 डिग्री क्रॉस कर चुका है। 120 डिग्री क्रॉस करने का मतलब ये कैंसर तक जा चुका है, और इसके बाद ये लियो साइन में होगा 3 डिग्री पर। तो इस तरीके का भी लॉन्गिट्यूड दिया होगा आपको, इसे हम कंपोजिट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर कंपोजिट लॉन्गिट्यूड यूज होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में, बाकी एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं होता। इसको कभी कभार हम यूज करते हैं। सपोज कोई प्लेनेट आपको 212 डिग्री पर दिया हुआ है, सपोज मून 212 डिग्री पर दिया हुआ है, अब आपको अंडरस्टैंड करना है भाई कहां पर होगा। तो 30 की टेबल याद होनी चाहिए, 3 7 जा 210 होता है, मतलब 7 राशियां तो पूरी कवर कर चुका है, और 8वीं राशि में 2 डिग्री पर है। तो इसको हम बोलेंगे स्कॉर्पियो में ये 2 डिग्री पर है। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, 7 साइन पास्ट, 7 साइन लिखेंगे और 2 डिग्री लिख देंगे। 7 साइन का मतलब होता है कि ये 7 राशियां पूरी चल चुका है, और अभी 8वीं राशि के अंदर ये 2 डिग्री पर है, जिसका लॉन्गिट्यूड ऐसे लिखा हो तभी भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये 8th राशि में, स्कॉर्पियो राशि में 2 डिग्री पर है। सपोज किसी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 313 डिग्री, तो 300 डिग्री तक 10 राशियां पूरी हो जाती हैं। तो ये 11वीं राशि में घुस चुका है 13 डिग्री पर, तो हम इसे कहेंगे इट इज इन एक्वेरियस। तो 11th राशि में एक्वेरियस, और 13 डिग्री पर है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है 10 साइन पास्ट 13 डिग्री। आप सभी को ये सभी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये भी समझ में आना चाहिए 313 डिग्री यदि लॉन्गिट्यूड दे रखा है 313, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये 10 राशियां पूरी कर चुका है 11th में। तो हम ये भी कहेंगे एक्वेरियस में 13 डिग्री है। एक्वेरियस में 13 डिग्री को आपको ये भी लिखना आना चाहिए 10 साइन पास 13 डिग्री, मतलब 10 राशियां क्रॉस कर चुका है।
मतलब देखिए ये एक्वेरियस में 13 डिग्री बैठा हुआ है, देखिए सैटर्न, इट इज एट 13 डिग्री। कितनी चीजें लिख सकते हैं देखो, इट हैज क्रॉस 10 राशियां पूरी कर चुका है, और ये 11वीं राशि में 13 डिग्री पे है, तो 10 साइन पास 13 डिग्री हो गया। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इन एक्वेरियस 13 डिग्री लिख दिया। और ये मैंने 313 कैसे लिखा, एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 30 30 30 30, 10 राशियां क्रॉस कर चुका, तो 300 तो यहाँ पे क्रॉस हो गए, 300, और 13 डिग्री है यहाँ पर चल चुका है, तो 313 डिग्री। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 313 डिग्री एक्वेरियस लिखा हो, तब अभी आपको समझ में आना चाहिए। अब ये मैं जो भी चीजें बता रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप कोशिश करें ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, इनके बगैर भी काम चल जाएगा, मगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा तो चीजों को समझने में भी मजा आएगा। और कोई हम बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट वे में नहीं कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं जो हम यहाँ पर सीख लेते हैं तो बेटर होगा। या तो जैसे इस डायग्राम से पता ही चल रहा है, सपोज किसी प्लेनेट की 160 डिग्री दे रखी है, तो आप मान लीजिए 160 यहाँ पर आएगा, वर्गो साइन में आएगा क्योंकि वो 5 राशियां क्रॉस कर चुका है, और वर्गो में 10 डिग्री होगा, और इस तरीके से हमें उसको समझ में आना चाहिए। ये सभी प्लैनेट्स वगैरह के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये मैंने जो अलग से वीडियोस दिए हैं उसमें भी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका मरकरी सबसे छोटा इन साइज में प्लेनेट होता है, इसके बाद ये वीनस है, फिर अर्थ है आपका, ये एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं। मतलब एक्सटीरियर प्लैनेट्स का मतलब जो इनर ऑर्बिट के अंदर होते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स होते हैं। तो मरकरी वीनस सबके इंटीरियर प्लैनेट्स हैं। अर्थ को तो प्लैनेट हम मानते नहीं है, यहाँ पर मून भी इंटीरियर प्लैनेट होगा। इसके बाद मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये बाहर हैं आपके सोलर सिस्टम के आउटसाइड वाले हैं, ये इनसाइड वाले प्लैनेट्स हैं। इनमें क्या होगा, आपका जो जुपिटर आपके पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हैवी प्लैनेट है, सबसे वेट वाला प्लैनेट है, इसलिए इसको देवगुरु बोलते हैं। देवगुरु इसलिए नहीं बोलते हैं देवताओं का गुरु है, इट इज हैवीएस्ट। तो इसका ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जो भी आपकी बॉडीज अर्थ वगैरह पर आ रही होती हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह, जो भी आपके कॉमेट्स वगैरह, जो भी आपकी बॉडीज आ रही होती है, उन्हें अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेता है, और वो बाकी प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं देवगुरु। देवगुरु जैसा कुछ नहीं होता, और ये देवताओं से केवल समझाने के लिए लोगों को बता रखा है। एक्चुअली में इनका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड ह्यूमन बीइंग पर असर डालता है। कोई गॉडली चीजें नहीं होती, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं जिन्हें कि हमें पुराने समय पर उस तरीके से समझने में डिफिकल्टी थी, इसलिए किसी को देवताओं का गुरु, किसी को आपका सैटर्न को कुछ और बता दिया गया। इट इज ए स्लो मूविंग प्लेनेट, स्लो मूविंग प्लेनेट है, सबसे आउटर है। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो भी होते हैं, उन्हें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या मुंडेन में यूज करते हैं। हम यहाँ पर केपी में उसको यूज नहीं करेंगे, वेस्टर्न केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको भी वो लोग यूटिलाइज करते हैं। अब इनके कुछ एक रोल दे रखे हैं आपको। सन को हम किंग बोलते हैं, मून को क्वीन बोलते हैं, रानी। मार्स आपका आर्मी चीफ है, और ये इसको इस तरीके से समझना है। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा इनके सिग्निफिकेशन समझ में आ जाते हैं। सूर्य का कैसा बिहेव होगा ये हमें पता होना चाहिए। प्लैनेट्स के मैंने सिग्निफिकेशन, भावों के सिग्निफिकेशन जो आपको वीडियो दिए हैं उनमें बता रखे हैं कि पहले भाव से क्या देखते हैं, सूर्य से क्या देखते हैं, मगर एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि सन किंग को बोलते हैं, मून क्वीन को बोलते हैं, मार्स आर्मी चीफ है आपका, मरकरी प्रिंस है, इनका बच्चा है, जुपिटर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, सलाहकार है, एडवाइजर है, और वीनस भी मिनिस्टर है, और सैटर्न सर्वेंट होता है, इसे हम प्रजा बोलते हैं। तो ये आपके जो 7 मेन प्लैनेट्स हैं उनके ये आपके एक तरीके से एक किंगडम के अंदर उनके पोर्टफोलियोज हैं। सूर्य आपका राजा है, मून रानी है, और मरकरी उनका ऑलवेज, मरकरी देखिए प्रिंस है, सूर्य के साथ होता है हर एक कुंडली में, मरकरी सूर्य के साथ होता है, और वीनस भी सूर्य के साथ होता है, वो एक मिनिस्टर है। जुपिटर आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो अलग होता है थोड़ा सा, और सैटर्न आपका सर्वेंट है, और मार्स को हम जो भी मार्स के सिग्निफिकेशन हैं वो आर्मी चीफ की तरह देखते हैं। ये प्लैनेट्स का ऑर्डर है फ्रॉम सन, मैंने उनकी डिस्टेंस लिखी हुई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। आपको कोई बहुत ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो वो देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सभी प्लैनेट की डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो एक डिस्टेंसेज उनकी दे रखी है आपकी। ये यहाँ पर ये आपका सन है, उससे फर्दर डिस्टेंस दे रखी है प्लैनेट्स की। मरकरी सबसे नजदीक होता है, फिर आपका वीनस होता है, फिर अर्थ है, इसलिए इनको हम इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। सन और अर्थ के बीच में आ रहे हैं, दैट इज वाई दीज टू आर इंटीरियर, और मून को भी। और ये बाहर चले गए, इसलिए इनको एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें पता होना चाहिए इन तीनों की मल्टीपल एस्पेक्ट होती है।
मार्स की 3 एस्पेक्ट होती है, जुपिटर की 3 एस्पेक्ट होती है, सैटर्न की 3 एस्पेक्ट होती है। ज्यादा क्यों होती है? जो बाहर से बैठा हुआ है वो ज्यादा देख पाएगा, जो जितना दूर है वो ज्यादा देख पाएगा, जो जितना नजदीक है वो कम देख पाएगा। तो इनकी आपकी इसकी भी एक ही एस्पेक्ट है, इसकी भी एक ही एस्पेक्ट है, और मून की भी एक ही एस्पेक्ट है। ये फर्दर इनका मूवमेंट दिखा रखा है। तो ये मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इनका मूवमेंट है। और मून एक्चुअली इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो सैटेलाइट है, इसका उपग्रह है। ये इनकी लॉर्डशिप मैंने बताई हुई है, साइन एंड देयर लॉर्डशिप्स। ठीक है। तो ये लॉर्डशिप क्या होती है आपको? जो मार्स है वो एरीज एंड स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है, 1 एंड 8 साइन का लॉर्ड। वीनस है वो टॉरस और लिब्रा का लॉर्ड होता है, 2 एंड 7 साइन का लॉर्ड। मरकरी है वो आपका 3 एंड 6 साइन का लॉर्ड होता है, जेमिनाइन एंड वर्गो का। कैंसर का लॉर्ड आपका मून होता है, लियो का लॉर्ड सन होता है। सेजिटेरियस 9 और 12 राशियों का लॉर्ड पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर होता है, और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का लॉर्ड आपका सैटर्न होता है। और आई होप आपको सबको ये चीजें पता है। यहां पर भी लिख दिया है मैंने इनको, एस्पेक्ट भी बता दिया है इन प्लैनेट्स का। आपका सन, मून, मरकरी और वीनस, इन तीनों प्लैनेट्स की केवल एक एस्पेक्ट होती है, 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। अपने से अपोजिट 7वें भाव में जो भी बैठे उन्हें एस्पेक्ट करते हैं। मार्स, जुपिटर और सैटर्न की 3-3 एस्पेक्ट होती है। मार्स एस्पेक्ट करता है आपका 4-7-8 को, जुपिटर एस्पेक्ट करता है 5-7-9 को, और सैटर्न एस्पेक्ट करता है 3-7-10। जहां भी बैठा है वहां से तीसरे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को सैटर्न करेगा, जुपिटर 5वें, 7वें और 9वें को करेगा, मार्स 4थे, 7वें और 8वें को करेगा। राहु और केतु का कोई भी लॉर्डशिप और कोई भी एस्पेक्ट हम नहीं लेकर चलेंगे, हम नहीं लेकर चलेंगे। यहाँ पर बहुत लोग लेते हैं, पाराशरी में भी लिखा है, उसके बावजूद भी बहुत लोग नहीं लेते और बहुत लोग लेते हैं, तो इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, मगर केपी में हम नहीं लेंगे। अब देखिए, ये नक्षत्रों की सभी को जानकारी होनी चाहिए कि आपके टोटल 27 नक्षत्र हैं। उसमें आपका अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। सबको याद होने चाहिए। ये मैं पहली चीज बता रहा हूं जो याद होनी चाहिए। इनके लॉर्ड में क्या है कि आपके पहले 9 नक्षत्रों के लॉर्ड आप याद कर लीजिएगा। वो विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर है, या विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर इन नक्षत्रों के ऑर्डर से है। जो अश्वनी का लॉर्ड है वो केतु है, भरणी का लॉर्ड वीनस है, इसी ऑर्डर में विंशोत्तरी दशा होती है। कृतिका का लॉर्ड सन है, रोहिणी का लॉर्ड मून है, मृगशिरा का लॉर्ड मंगल है, आर्द्रा का लॉर्ड राहु है, पुनर्वसु का लॉर्ड जुपिटर है, पुष्य का लॉर्ड सैटर्न है, और आश्लेषा का लॉर्ड आपका बुध है, मरकरी। अब यहां पर ये पहले 9 नक्षत्र हैं, ये पहला एक पोर्शन है। अगले 9 नक्षत्रों में जो पहले का लॉर्ड है वही 10वें का भी लॉर्ड होगा। फिर अगले 9 का 3 एक पेयर है, पहले 9 का एक पेयर है, दूसरे 9 का एक पेयर है, और तीसरे 9 का एक ग्रुप है, सॉरी पेयर नहीं। अब ये जो पहले पहले नंबर पर इन तीनों में आ रहे हैं, इन तीनों का लॉर्ड आपका केतु होगा। तो अश्वनी का लॉर्ड केतु है, तो 10वां नक्षत्र 9 ऐड कर दीजिए, मगा, उसका लॉर्ड भी केतु होगा, और 19 नक्षत्र मूल का लॉर्ड भी केतु होगा। तो आपको पहले 9 में नक्षत्रों का नंबर सभी का पता होना चाहिए, कौन सा किस ऑर्डर में आता है। पहले 9 के अंदर जो भी नक्षत्र आपके आ रहे हैं उनके लॉर्ड आपके विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में होंगे। उनमें आप जिस नंबर पे नक्षत्र आ रहा है आप 9 ऐड करते जाइए, लॉर्ड वही रहेगा। जैसे भरणी दूसरे नंबर पर आता है, उसमें 9 ऐड करेंगे तो पूर्व फाल्गुनी 11वें नंबर पर आएगा, उसमें 9 ऐड करेंगे तो पूर्व आषाढ़ा 20वें नंबर पर आएगा। तीनों का लॉर्ड शुक्र होगा। इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट बात है, केतु का पहला नक्षत्र आपका अश्विनी एरीज साइन के अंदर आता है। चलो साइन का मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अभी 27 नक्षत्र आ जाए तो यहां पर क्या है, आपका जो जोडियक है उसको आपने डिवाइड कर रखा है, पूरे जोडियक को 12 साइनों में डिवाइड कर रखा है, और साथ ही साथ 27 इक्वल कॉन्स्टलेशंस में नक्षत्रों में डिवाइड कर रखा है, जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र बोलते हैं। पूरे जोडियक को 27 नक्षत्रों में आपने डिवाइड कर रखा है। अब जोडियक को जब आप 27 नक्षत्रों में डिवाइड करोगे, तो अभी हमने उसको राशियों में डिवाइड किया था,
तो राशियों में जब डिवाइड किया था तो वो 12 राशि बनी थी, हर एक राशि 30 डिग्री की थी, ईच राशि 30 डिग्री की थी आपकी। इट इज डिवाइडेड, बचक्र की बात कर रहा हूं मैं, पूरे जोड़िए की, इनटू 27 नक्षत्र। अब 27 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे 360 डिग्री को, तो हर एक के हिस्से में आएगा 360 डिवाइडेड बाई 27, तो ये एक्चुअल में आएगा आपको 13.33। 13.33 को हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो ये आता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि, वन साइन, एक राशि जिसे बोलते हैं वो होती है 30 डिग्री की। तो एक राशि के अंदर दो तो पूरे नक्षत्र आ जाएंगे, 13 डिग्री 20 मिनट का एक, प्लस दूसरा नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का आ जाएगा। अभी भी ये टोटल हुआ है आपका 26 डिग्री 40 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट, और अभी भी बच गया है कुछ, 30 डिग्री की राशि है तो अभी बच गया है 3 डिग्री 20 मिनट बच गया है। ये मैं बता देता हूं, देखिए वन साइन इक्वल टू होता है 30 डिग्री के, आपको पता ही है एक राशि 30 डिग्री के इक्वल होती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। मिनट एक्चुअली एंगल की भी यूनिट होती है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, और तीसरा आपका 3 डिग्री 20 मिनट का भी हिस्सा तीसरे नक्षत्र का आएगा। तो एक जो राशि आप लोगे उसमें एक नक्षत्र पूरा, दूसरा नक्षत्र पूरा, और 3 डिग्री 20 मिनट इसका 1/4 हो जाएगा तीसरे नक्षत्र का। और 1/4 ऑफ ए नक्षत्र इज कॉल्ड पदा और चरण। पदा और चरण, हर एक नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, उसके अंदर आपके 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब आपका 4 पद होते हैं। तो 4 चरण में हर एक चरण, ईच पद और ईच चरण, थ्री डिग्री 20 मिनट का होता है। ऐसे 4 चरण होते हैं। तो एक पूरी राशि आप लोगे तो हर राशि के अंदर एक तो पूरा नक्षत्र आ जाएगा, पहला 13 डिग्री 20 मिनट, दूसरा भी पूरा आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, मिलके हो गया 26 डिग्री 40 मिनट, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आएगा। एक चरण का मतलब एक चौथाई, 1/4। तो एक हर राशि के अंदर दो तो कंप्लीट नक्षत्र आते हैं, 2 कंप्लीट नक्षत्र। एंड थर्ड का एक चरण आता है, 1/4 ऑफ थर्ड। 1 चरण ऑफ 1/4 का मतलब एक चरण थर्ड का। तो इस तरीके से हर राशि को आप 2.25 नक्षत्रों में डिवाइड कर सकते हो। हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो यहां पे दिया है जोडिएक इज डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल पार्ट्स ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए स्टार और ए नक्षत्र। साइज ऑफ नक्षत्र इज 13 डिग्री 20 मिनट। इसको पूरे को भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 13 डिग्री 20 मिनट को पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 13 डिग्री, एक डिग्री मैंने अभी बताया था इक्वल टू होता है 30 मिनट्स। एक वो सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स है आपकी। तो 13 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 780 मिनट हो गया। और एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री प्लस 20 मिनट्स का, तो बाकी जो 20 मिनट बच गए उसे और ऐड कर दो। तो मिल मिला के एक नक्षत्र को आप मिनट में भी निकाल सकते हो, वो 800 मिनट का हो जाता है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यदि डिग्री में निकाल रहे हो तो मिनट में निकाल रहे हो तो 800 मिनट या 800 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। आपको ये सारी यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने साइन को अभी आपको बताया था कन्वर्ट करना, कि कोई प्लैनेट 124 डिग्री पर है तो मैंने बताया था उसको हम लिख देंगे 4 sin 4 डिग्री। इसी तरीके से अभी 13 डिग्री
एंड 20 मिनट का मतलब है आपको 800 मिनट। ये चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूं हर बार। आपको यदि किसी को इसमें कॉम्प्लिकेसी लग रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आप कोई ऐसी चीज ना रहे आपसे, ऐसी चीज छूटे नहीं कि आपको कल को ये पढ़ाना पड़ जाए मेरी तरह, तो आपको ये पता ही ना हो कि कहाँ से आया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ ईच नक्षत्र इज 13 डिग्री 20 मिनट और 800 मिनट। ईच नक्षत्र इज डेजिग्नेटेड वन प्लेनेट एज ए लॉर्ड और ओनर। अभी मैंने बताया था अश्विनी का ओनर स्वामी आपका केतु है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया था, नेक्स्ट भरणी, उसका स्वामी आपका वीनस है। इट बिगिंस विथ 0 डिग्री एरीज साइन। सारे नक्षत्र 0 डिग्री एरीज से शुरू होते हैं सबसे शुरुआत में। ईच नक्षत्र इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स कॉल्ड पद। अभी मैंने आपको पद समझा दिया। ईच चरण इज कॉल्ड, और पद इज 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इसको यदि मैं पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 200 मिनट का होगा। 3 डिग्री का मतलब 3 × 60, 180 मिनट हो गया, और 20 ऐड कर दीजिएगा। पूरा नक्षत्र 800 मिनट्स का होता है और उसका एक चरण 200 मिनट का होता है। ये यहां पर हिंदी में दी हुई है वही चीज। अब देखिए क्या होगा कि आपकी किसी भी राशि के अंदर अब पूरे पूरे तो नक्षत्र आएंगे नहीं। आपका एरी साइन में से शुरुआत करेंगे। एरी साइन में सबसे पहले आपका अश्विनी नक्षत्र आएगा। वो आपका 13 डिग्री, उसके चारों चरण आ जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट। भरणी पूरा आ जाएगा, मैंने अभी समझाया था, उसके चारों चरण आ जाएंगे। कृतिका का केवल एक चरण आएगा बस। तो कृतिका के बाकी के 3 चरण अगली राशि में चले जाएंगे, दैट इज टॉरस में। रोहिणी पूरा का पूरा टॉरस के अंदर होगा। और मृगशिरा के यहाँ पर आपके 3 चरण यहाँ पर आ गए। टोटल 9 ही चरण आ सकते हैं किसी भी उसमें। इसमें थोड़ी एरर है, ध्यान रखना। 3 चरण इसमें आए, 4 यहाँ पर आए, तो इसके पहले और दूसरे चरण होंगे केवल टॉरस में, और तीसरा चरण यहाँ पर होगा आपका मृगशिरा का। एक ही नक्षत्र एक से ज्यादा राशियों में हो सकता है, जैसे कृतिका है एक से ज्यादा राशि में। बता देता हूं कौन से नक्षत्र एक से ज्यादा राशि में होते हैं। आपके जो मैंने यहां पर बताए थे, आप देखिए सूर्य का जो नक्षत्र होता है कृतिका, वो 2 राशियों में होगा। सूर्य के जितने भी नक्षत्र आएंगे, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, वो 2 राशियों में होंगे। मंगल के जो नक्षत्र आएंगे, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, वो भी 2 राशियों में होंगे। और गुरु के जो नक्षत्र आएंगे, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, वो भी 2 राशियों में होंगे। सूर्य, मंगल और गुरु अल्टरनेटिवली तीसरे, 5वें और 7वें प्लेनेट के नक्षत्र एक से ज्यादा राशियों में होंगे। और याद रखने का तरीका मैं बिल्कुल आसान आपको बता रहा हूं। इसका पहला नक्षत्र अश्विन, केतु का पहला नक्षत्र अश्विन एरी साइन में आता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा साइन में कौन सा नक्षत्र रहेगा। आपके देखिए राशियों को एलिमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। 1, 5, 9, ये 3 राशियों को हम अग्नि तत्व की राशियां बोलते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10, ये अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं जिन्हें पृथ्वी तत्व की राशि बोलते हैं। 3, 7, 11, ये आपकी वायु या एयर एलिमेंट की राशियां हैं। और ऐसे ही 4, 8 एंड 12, ये आपकी जल तत्व की राशि है। तो राशियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक पृथ्वी तत्व की राशि है, फिर आपकी अर्थ एलिमेंट की राशि है, फिर वायु तत्व की राशि है, और नेक्स्ट नंबर पर आपकी जल तत्व की राशि है। अब किसी भी प्लेनेट का पहला नक्षत्र जिस तत्व की राशि में होगा, उसके बाकी दोनों नक्षत्र भी उसी तत्व की बाकी राशियों में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली आपको पता चल गया इसका नक्षत्र स्वामी कौन है। जैसे देखिए केतु का लेता हूं, अश्विनी नक्षत्र है। केतु का दूसरा नक्षत्र होता है मघा। नक्षत्र आपको सबको याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। नक्षत्र याद नहीं है तो फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। मूल, सारे सीरियल वाइज भी पता होने चाहिए, प्लेनेट वाइज भी पता होने चाहिए, हर तरीके से पता होने चाहिए नक्षत्र। अश्विनी, मघा एंड मूला। अब अश्विनी नक्षत्र आपको पता है एरी साइन में आता है। तो मघा भी एरी साइन फायर एलिमेंट है। मघा भी फायर एलिमेंट की दूसरी राशि में आएगा, 5 साइन में। मघा 5 साइन में होगा पक्का। और मूल तीसरी राशि में आएगा, 9 साइन में। सूर्य का नक्षत्र देखता हूं मैं, सूर्य का कृतिका। सूर्य का दूसरा नक्षत्र होता है आपका उत्तर फाल्गुनी। तीसरा उत्तराषाढ़ा। अब कृतिका जो नक्षत्र है इसका, सूर्य का, उसका कुछ हिस्सा
तो एरीज में होता है, कुछ हिस्सा उसका फिर टॉरस में चला जाता है। एक चरण, वन पद, एक चरण आपका 3 डिग्री 20 मिनट का एक कृतिका है। पहला नक्षत्र आपका अश्विनी है, दूसरा आपका यहाँ पर भरणी है, और कृतिका का एक चरण है केवल एरीज में। बाकी 3 चरण उसके किस में चले जाते हैं, वो टॉरस में। तो देखिए कृतिका का एक चरण इसमें होगा, ये 2 राशियों में होगा, 1 और 2 में कृतिका। तो उत्तर फाल्गुनी 5 और 6 में होगा पक्का। उत्तराषाढ़ा 9 और 10 में होगा। पहले नक्षत्र की जो राशियां हैं उसी के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो उस प्लेनेट का दूसरा नक्षत्र उसी तत्व की दूसरी राशियों में होगा, उसी एलिमेंट की नेक्स्ट राशियों के अंदर होगा। इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे शनि के नक्षत्र होते हैं 3, सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं। पर देखिए सैटर्न के 3 कौन कौन से नक्षत्र होते हैं आपके। सैटर्न का होता है पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, उभा। ठीक है, यहां पर कहीं कहीं पे स्पेलिंग कोई गलत हो जाती है तो आप उसको नोटिस नहीं करेंगे। तो पुष्य हो गया, अनुराधा एंड अब देखिए पुष्य जो होता है ये आपका 4 नंबर साइन में होता है, कैंसर में 8वां नक्षत्र है। तो अनुराधा 8 में होगा और उत्तर भाद्रपदा 12 में होगा। बस 1 मिनट में पता चल जाएगा आपको। अनुराधा नक्षत्र आपका स्कॉर्पियो में होगा और उत्तर भाद्रपदा एक पता चल जाए पहला नक्षत्र किस एलिमेंट की राशि में है, बाकी दोनों नक्षत्र भी उसी एलिमेंट की राशियों के अंदर होते हैं। यहां पर वैसे मैंने लिखा है कौन सा नक्षत्र आपका किस राशि में होता है। यहां पर ये मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया उसी चीज को कि आपकी ये एरी साइन है 30 डिग्री तक, तो उसमें 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विन नक्षत्र है, अगले 13 डिग्री 20 मिनट तक भरणी होगा। अब कृतिका आया तो 26 डिग्री 40 मिनट तो कंप्लीट हो चुका, तो कृतिका का केवल 3 डिग्री 20 मिनट यहां पर आएगा, बाकी यहां पर चला जाएगा टॉरस में। और इसी तरीके से आपके नक्षत्र एक से ज्यादा राशियों में भी हो सकते हैं। कौन से एक से ज्यादा राशियों में होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये आपके वही लिस्ट ऑफ नक्षत्र आ जाए जिसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है कि आपको पहला नक्षत्र जिस प्लेनेट का होगा उसमें 9 ऐड कर दो, वो भी उसी प्लेनेट का होगा, फिर 9 ऐड कर दो, वो भी उसी प्लेनेट का होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से रिपीट कर दिया है यहाँ पर। क्या है, ईच प्लेनेट है 3 नक्षत्र। हर प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र नंबर 3, 12 और 21 सूर्य के हैं ये 3, 12 और 21। 5, 14 एंड 23 ये नक्षत्र है मार्स के। एंड 7, 16 एंड 25 3, 5, 7 ये याद रखना है। उनमें 9 9 ऐड करते जाओ। ये सन के हैं, ये मार्स के हैं और ये जुपिटर के हैं। ये 2 राशियों में होते हैं, बिलोंग टू मोर देन 1 साइन। ऑल अदर नक्षत्र बिलोंग्स टू 1 साइन। बाकी सभी नक्षत्र इनके अलावा एक ही राशि में होते हैं। 1 से 9 नक्षत्र पहली 4 राशियों को कवर करते हैं। ठीक है, 1 to 9 नक्षत्र आपके एरीज से शुरू होंगे, कैंसर तक होंगे। 10 to 18 जो नक्षत्र हैं वो आपके लियो से शुरू होंगे और स्कॉर्पियो में होंगे। 5 to 8 राशियों को कवर करेंगे। और 19 से 27 आपके 9 से 12 राशियों को कवर करेंगे। लास्ट के 9 नक्षत्र आपकी लास्ट की 4 राशियों में आएंगे। 1, 5, 9 राशियां हैं, फायर साइन है। इसके अंदर केतु, वीनस और सन के नक्षत्र होंगे, अभी मैंने आपको समझाया। 2, 6, 10 में अर्थ साइन है। इसके अंदर सन, मून और मार्स के नक्षत्र होंगे। ये यहाँ पर सन रिपीट हो रहा है, देखिए अब मार्स यहाँ पर आया, वो अगली में भी जाएगा। 3, 7, 11 में मार्स, राहु और जुपिटर के नक्षत्र होंगे। जुपिटर भी रिपीट होता है, देखिए सन भी रिपीट होता है, मार्स भी होता है, जुपिटर भी। जुपिटर यहाँ पर है, वो फिर 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट में जुपिटर, सैटर्न और मरकरी के नक्षत्र होंगे। तो ये आपको सारी चीजें काम आ सकती हैं। 1 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई थी। 13 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट हो जाएगा, प्लस 20 मतलब 800 मिनट का है। 1 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट को इसको हम 13.33 डिग्री भी बोल देते हैं, क्योंकि 20 मिनट आपका 20/60 डिग्री हो जाएगा। 1 नक्षत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड चरण और पद। नक्षत्र ऑफ नंबर ऑफ नक्षत्र इन ए साइन 2.25 होंगे। 1 राशि है 2.25 नक्षत्र। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और टोटल 9 चरण होते हैं। सो ईच चरण ऑफ ए नक्षत्र इज 3 डिग्री 20 मिनट। उसको मिनट में लिखूंगा तो 200 मिनट्स में लिख सकता हूं। एरी साइन ऑफ 30 डिग्री हैज 2 कंप्लीट नक्षत्र ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट, मींस इट हैज अश्विनी, भरणी नक्षत्र, ऑल 4 पदा। ओनली 3 डिग्री 20 मिनट्स आर लेफ्ट, मींस ओनली 1 पद ऑफ 3rd नक्षत्र कृतिका। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अलग से।
लॉन्गिट्यूड भी मैं ये बता चुका हूं आपको किस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड से भी हम नक्षत्र पता कर सकते हैं। आपको लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेनेट का पता है, पर आपको देखिए नीड तो पड़ेगी नहीं, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। जब हम कुंडली को डालेंगे आपको किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड पता है, उससे उसका नक्षत्र पता कर सकते हो, आप नंबर ऑफ नक्षत्र पता कर सकते हो, उसके तरीके हैं। तो वो खैर मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। सिंपल वे में आपको किसी भी प्लेनेट का यदि नक्षत्र पता करना है कि कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्रों का नंबर और ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो नक्षत्र कैसे पता करते हैं, जैसे एक प्लेनेट का आपका है, नक्षत्र लॉर्ड की जरूरत पड़ेगी कि प्लेनेट के आपको कई चीजों की पता जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। सपोज दैट प्लेनेट इज, इसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है 123 डिग्री ले लिया मैंने। दूसरे तरीके से कैसे दिया जा सकता है आपको सबको पता होगा, यह दिया जा सकता है 4 साइन पास्ट 3 डिग्री। तीसरे तरीके से कैसे दिया जा सकता है, लियो 3 डिग्री। ये अब आपको सबको समझ में आना चाहिए। मुझे इसका नक्षत्र बताना है, तो आप में से बहुत लोगों को तो 1 मिनट में पता ही चल गया होगा कि कौन सा नक्षत्र है, मगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। ये 123 डिग्री दे रखा है, सिंपल सा वे है तरीका फाइंड आउट करने का। इसको 13.33 से डिवाइड कर दीजिए। 13.33 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आ जाता है आपका। तो एक कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 13.33 से 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, लेट इट इज 9.1 आएगा करीब। एक नक्षत्र की जो डिग्री में वैल्यू होती है वो 13.33 होती है। तो 9.1 आ गया। अब 9.1 आने का मतलब है आपको ये 10th नक्षत्र हो गया। मतलब जो भी आ रहा है, ये पूरा जो भी नंबर आ रहा है उसमें ऐड कर दीजिए, उससे अगला नक्षत्र होगा। ये तो कंपोजिट लॉन्गिट्यूड से निकालना है कि जो भी डिग्रीज में दे रखा हो उसको आप 13.33 से डिवाइड कर देंगे। और भी एक तरीका होता है, देखिए इसमें भी कई बार एक्यूरेट नहीं आता। जो दे रखा है डिग्रीज में उसको मिनट में कन्वर्ट करो आप, और भी एक्यूरेट निकालना है, बिल्कुल मिनट में कन्वर्ट कर लो। सेवन 380 आया है, 800 से डिवाइड कर दो आप। एक नक्षत्र 800 मिनट का होता है, वही 9.1 आएगा करीब करीब। इसका मतलब 10th नक्षत्र आ गया, 10 नक्षत्र आ गया। ये तो मैंने निकाल लिया जब उसका कंपोजिट लॉन्गिट्यूड दे रखा है। दो तरीके हैं, केवल डिग्रीज में दे रखा है तो आप उसको 13.33 से डिवाइड कर लीजिएगा, मगर कई बार लॉन्गिट्यूड डिग्री और मिनट में दे रखा होता है तो इसको मिनट में कन्वर्ट किया, और मिनट में कन्वर्ट करके आपने इसको डिवाइड कर दिया 800 से, सो इट इज 9.1 आ गया। इट मीन इट इज 10th। यहां पर आ रहा है देखिए 4 साइन 3 डिग्री। इस केस में बहुत ईजी है। 4 साइन का मतलब है आपके 9 नक्षत्र जा चुके हैं, हर 4 साइन के बाद 9 नक्षत्र चले जाते हैं। तो ये आपका 9 नक्षत्र तो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद आपका 3 डिग्री वो 10th नक्षत्र के अंदर ही होगा डेफिनेटली। तो आप कह सकते हो कि इसका नक्षत्र 10th होगा, क्योंकि 4 साइन में पहले 9 नक्षत्र, 8 साइन में दूसरे 9 नक्षत्र, एंड 12 साइन में तीसरे 9 नक्षत्र चले जाते हैं। या इसको भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 4 साइन 3 डिग्री दे रखा है, देन हाउ टू फाइंड द नक्षत्र। यदि आपको डायरेक्ट पता है कि ये लियो साइन में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, 3 डिग्री पर कौन सा होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे। आपको पता है कि ये लियो साइन में 3 डिग्री है, तो लियो साइन में आपको पता होना चाहिए कि 3 नक्षत्र होते हैं। पहला आपका मगा होता है, इसके बाद पूर्व फाल्गुनी होता है, फिर उत्तर फाल्गुनी होता है, और 3 डिग्री पर मगा होगा। ये आप
आराम से निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली मैन्युअली, तो 4 साइन को फिर से आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 साइन को, एक साइन 30 डिग्री का होता है, तो 4 साइन को 120 डिग्री लिखेंगे, उसमें 3 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये वापस से देखिए 123 डिग्री आ जाएगा। और फिर यही प्रोसेस आप फॉलो करोगे। लियो में 3 डिग्री है, तो लियो के आपको नक्षत्र यदि पता चल गए तभी भी आप नक्षत्र मालूम कर लोगे। तो हमें कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो 2 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी यहां पर, 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए यहां पर एड्रेस है, पता, हर प्लेनेट का और हर कस्प का एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ ईच प्लेनेट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। अब यहां हम फर्दर बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हम केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ पढ़ रहे हैं। एड्रेस ऑफ ईच प्लेनेट एंड कस्प। कस्प क्या होता है, यहां पर कोई भी जो भाव शुरू होता है उसकी भी डिग्री होती है, उसे हम कस्प बोलते हैं। भाव आरंभ जो होता है, भाव आरंभ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट भाव मध्य पढ़कर आते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में भाव आरंभ होता है। तो हर एक भाव आरंभ की भी डिग्री होती है, हर एक प्लेनेट का भी लॉन्गिट्यूड होता है और भाव आरंभ का भी लॉन्गिट्यूड होता है। ईच प्लेनेट हैज ए लॉन्गिट्यूड, ईच प्लेनेट ए लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्लेनेट की डिग्री बोलते हैं, बार बार हम यूटिलाइज करते हैं। इतने डिग्री है इसकी, लॉन्गिट्यूड के अंदर साइन भी इन्वॉल्व हो जाता है, हिंदी में इसे भोगांश बोलते हैं। और इसी तरीके से ईच कस्प ऑल्सो हैज ए लॉन्गिट्यूड, हर एक कस्प की भी डिग्री होती है, ऑल्सो हैव लॉन्गिट्यूड। तो जो प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड होता है, इसका मतलब वो किसी न किसी तो राशि में होगा। प्लेनेट एक पर्टिकुलर साइन के अंदर होगा, उसे हम राशि बोल देते हैं और साइन बोल देते हैं। और प्लेनेट का एक नक्षत्र होगा, 2 चीजें होंगी। अभी मैं इस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहा था, इस प्लेनेट की। तो इस प्लेनेट की राशि आपसे पूछ ली जाए तो आप कहोगे लियो साइन के अंदर है, और नक्षत्र अभी हमने निकाला तो आप कहोगे मगा नक्षत्र है इसका। अब इस प्लेनेट के बारे में आपसे पूछा जाए विच इज इट्स साइन लॉर्ड। अब यह केपी एस्ट्रोलॉजी की टर्म आ गई है, ध्यान रखना। साइन लॉर्ड या राशि स्वामी, राशि लॉर्ड कौन होगा, तो आप कहोगे इस प्लेनेट का राशि स्वामी सन होगा, क्योंकि लियो राशि का जो लॉर्ड है वो राशि स्वामी होगा। विच इज इट्स नक्षत्र लॉर्ड, तो मगा में है तो इसका नक्षत्र लॉर्ड केतु हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको हर भाव का 3 पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 एड्रेस होते हैं। हम किसी भी प्लेनेट या किसी भी कस्प का एड्रेस किसी को बताएं तो हम 3 चीजें बताएंगे। एक उसका हम साइन लॉर्ड बताएंगे या राशि स्वामी, जिसे SL लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, SL और कहीं पर राशि लॉर्ड लिखा होता है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, RL लिखा है या SL लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करोगे, मोबाइल के अलग अलग ऐप यूज करोगे तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, मगर आपको पता होनी चाहिए कि साइन लॉर्ड और राशि लॉर्ड क्या है। वो प्लेनेट जिस राशि में है उसके स्वामी को बोलते हैं। दूसरे एड्रेस का हिस्सा आता है STL। STL का मतलब है स्टार लॉर्ड। स्टार यहां पर नक्षत्र को भी बोलते हैं, ओनली स्टार भी हो STL लिखा मिलेगा, या आपको NL लिखा मिलेगा। किसी सॉफ्टवेयर में NL लिखा मिलेगा, किसी में STL लिखा मिलेगा, इसका मतलब है ये स्टार लॉर्ड। और यहां पर स्टार लॉर्ड अभी मैंने निकाल के बताया था। अब आपसे कहा जाए इस प्लेनेट का राशि लॉर्ड कौन है, तो आप कहोगे इट इज सन। और आपसे कहा जाए कि इसका स्टार लॉर्ड कौन है, तो आप कहोगे इट इज केतु। तो ये 2 पैरामीटर हैं एड्रेस के। और तीसरा पैरामीटर अभी और आएगा, जिसे हम बोलेंगे सब लॉर्ड। सब लॉर्ड, इस स्टार को भी हम डिवाइड करेंगे 9 हिस्सों के अंदर। उसको मैं आज की क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आपसे अभी बीच में मैं बोल देता हूं, सब लोग अटेंड करिएगा। कंसेप्चुअली जो केपी में एंटर होंगे, अभी तक जो मैंने आपको आज की क्लास में करा है मोर एंड लेस आपको सब पता है, मगर केपी के लिए जब गेट शुरू होगा सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड है, तो सब लॉर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास को मैंने आपकी नॉर्मल नॉलेज को रिवाइज करने के लिए रखा है। तीसरा यहां पर सब लॉर्ड होगा, इसको हम SB से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर कहीं कहीं पर इसे भी SL से रिप्रेजेंट करते हैं जब इसको RL से लिखते हैं, राशि लॉर्ड को। तो इनका ऑर्डर ये होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले RL लिखा होता है, इसके बाद NL लिखा होता है,
उसके बाद SL लिखा होता है, SL लिखा हो या SB लिखा हो, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बात है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो सबसे पहले दे रखा है वो साइन लॉर्ड होगा, दूसरे नंबर पर नक्षत्र लॉर्ड होगा और तीसरे नंबर पर साइन लॉर्ड और सब लॉर्ड होगा। तो आपके 9 के 9 प्लेनेट के तीनों पैरामीटर्स हमें पता होंगे ऑलरेडी, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें होंगे। मगर मैंने आपको समझाने की कोशिश की आज की क्लास में कि राशि लॉर्ड का क्या मतलब होता है और नक्षत्र लॉर्ड का क्या मतलब होता है। ये दो चीजें मैंने बताई हैं। इन कमिंग क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सब लॉर्ड, और आपके केपी का एक चार्ट यूज होता है जिसे हम भाव चलित केपी भाव चलित कुंडली बोलते हैं या केपी कुंडली बोलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में वही कुंडली यूज होगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज का मैं टॉपिक को यहीं पर एंड करूंगा। आपके जो भी डाउट्स हैं यू प्लीज रेज हैंड, जिसके भी डाउट्स हैं तो